हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन वो आपके सामने है और ये आपके अनुच्छेद 19 के तहत पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। और अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन माना जा सकता है। इन 3 कथनों में आपको ये देखना कि किस कथन में अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है ना। तो पहला कथन कह रहा है, महिलाओं को एक नवीन सूचना तकनीक कार्यालय खोलने से निषेध करना। यानी अगर कोई महिला एक नवीन सूचना तकनीक कार्यालय खोलना चाहती है और उसको ये कार्यालय ना खोलना दिया जाए तो ये आपके अनुच्छेद 19 का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है, कुछ जातियों के लोगों को परंपरागत व्यवसाय करने हेतु बाध्य करना। तो अगर किसी जाति के लोगों को अगर आप परंपरागत व्यवसाय करने के लिए बाध्य करोगे तो वो भी आपके अनुच्छेद 19 का एक उल्लंघन माना जाएगा। तो इस वजह से ये कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन है, सरकार के प्रशासन से संबंधित सामान्य सूचना प्रदान करने से मना करना। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि कोई अगर सरकार से कोई सामान्य सूचना मांग रहा है और उसको वो सूचना ना दी जाए तो वो भी क्या होगा, ये आपके जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार, उसका ये उल्लंघन माना जाएगा। तो इस हिसाब से आपके तीनों कथन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है, तो डी आपका सही आंसर हो गया। और जो आपका जो अनुच्छेद 19 है इसमें आपको 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है, 6 तरह की आज़ादी दी गई मतलब। और इसका उल्लेख आपके जो संविधान का जो भाग 3 है इसमें इसका उल्लेख मिलता है। और तो जो अनुच्छेद 19 है इसमें जो 6 स्वतंत्रताएं का जो अधिकार है वो आपका पहला है, आपको वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल जाती है इसमें। और दूसरे में आप शांतिपूर्ण सम्मेलन का आपको अधिकार मिलता है। तीसरे में आपको संघ बनाने का भी अधिकार है कि आप संघ बना सकते हो। चौथा अधिकार आपको संचरण का अधिकार है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। पांचवा अधिकार आपके निवास करने या बसने से का अधिकार देता है कि आप पूरे हिंदुस्तान में किसी जगह निवास कर सकते हो, किसी भी जगह बस सकते हो। और छठा अधिकार आपको आपके कारोबार और व्यवसाय से संबंधित है, आप कोई सा भी कारोबार या कोई सा भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप किसी के लिए आप बात ये नहीं कर सकते हो कि आप ये काम करें या ये ना करें, है ना। तो ये जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है ये आपके अनुच्छेद 19 में दी गई है। और इन अधिकारों को उद्देश्य पूर्ण रूप से राष्ट्र के साथ साथ नागरिकों के कल्याण और भलाई करना भी होता है। किसका? इन अधिकारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आपके सामने 4 कथन दिए गए और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। और इस कथन में आपको ये बताना है जो आपके जो दबाव समूह और राजनीतिक दल होते हैं, आपको ये बताना है ये जो दबाव समूह है ये राजनीतिक दल से किस तरह से अलग है और ये इसकी विशेषता बताता है ना। तो इसका जो आपका सही आंसर है आपका सी आपका सही आंसर है, क्योंकि जो दबाव समूह जो होता है वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है, जबकि जो राजनीतिक दल होता है वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस हिसाब से सी आपका सही आंसर हो जाता है। और दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह का राजनीतिक में राजनीतिक सत्ता का प्रत्यक्ष रूप से उसका नियंत्रण लक्ष्य तो नहीं होता है, पर जो दबाव समूह होता है उसका राजनीतिक उद्देश्य उसमें जरूर छुपा रहता है। और दबाव समूह ऐसे लोगों का एक समूह बन जाता है जो एक सामान्य, इनका एक या तो सामान्य व्यवसाय हो या उनकी एक जैसा हित हो सबका, या एक जैसी आकांक्षाएं हो, या इनका आपस में एक जैसे विचार विमर्श वाले लोग हो, तो ऐसे लोगों का एक समूह बन जाता है ना। तो इसको आप दबाव समूह का नाम दे सकते हैं। इस हिसाब से सी आपको सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी सुर्खियों में रहा एंथुरियम पादप क्या है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखा और आपके बताने इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहले दोस्तों आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो इसका सही आंसर आपका जो एंथुरियम पादप है ये एक घरेलू पुष्पीय पादप है जिसे निकटवर्ती परिवेश की वायु के शोधन तथा हानिकारक वायु जनित रसायनों को विस्थापित करने हेतु जाना जाता है। तो ए आपका पहला आंसर सही हो जाता है। और नासा द्वारा इसे वायु शोधक पौध की सूची में इसको शामिल किया गया है, क्योंकि ये क्या है, जो ये पौधा होता है एंथुरियम पादप, इसका ये बहुत आकर्षक होता है क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर होता है, इसी कारण इसका आर्थिक महत्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में पूछा गया और आपको ये बताना है जो 3 कथन दिए गए इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि इसे प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है।
तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात किया जाता है और यह अनुच्छेद 243A के तहत किया जाता है। अगर आवश्यक हो तो 5 साल बाद इससे पहले भी इसको स्थापित किया जा सकता है ना। तो पहला कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है यह राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण की समीक्षा करता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि जो राज्य वित्त आयोग है ये आपके राज्य और जो स्थानीय सरकार होती है उसके मध्य इस समन्वय का और राजस्व के वितरण की समीक्षा करता है। तो दूसरा कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है आयोग के सदस्य राज्य सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते हैं। तो तीसरा कथन गलत है। ये कह रहा है कि जो राज्य वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं ये दोबारा इसके लिए पात्र नहीं होते हैं, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो दोबारा इसके पात्र नहीं बन सकते हैं ना। तो इस वजह से कथन क्या होता है, गलत हो जाता है, वो दोबारा भी बन सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका अगर तीसरा कथन अगर निकाल दिया जाए तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी यानी पहला दूसरा कथन सही है तो बी आपका सही आंसर है। और जो राज्य वित्त आयोग होता है यह आयोग राज्य में स्थानीय सरकार और वित्तीय स्थिति की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ आपको विशेषता दी गई है, दूसरी तरफ अब इसके स्रोत दिए गए हैं और आपको ये बताना है जो संवैधानिक विशेषता होती है ये भारत के संविधान ने कौन से किस संविधान से क्या लिया ये बोल रहे हैं। और आपके सामने 3 दिए गए कथन दिए गए और इसको ये बताना है कि आप इसमें कौन सही सुमेलित है। तो पहला कथन है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है ये आपके भारत ने इसको कनाडा के संविधान से लिया है। तो पहला बिल्कुल सही है, पहला सही मिलान हुआ है। और दूसरा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। जो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको राष्ट्रपति बुलाता है और जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अनुच्छेद 108 के तहत जो भारत का संविधान है उसके तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। तो जो संयुक्त अधिवेशन की जो चर्चा है वो आपके अनुच्छेद 108 में मिलती है और इसको आपने भारत ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। तो बी आपका दूसरा कथन भी आपका सही मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तीसरा कथन है राज्य के निर्देशक तत्व जिसका उल्लेख आपके 36 से 51 में मिलता है और इसके सामने आपको सुब्जेक्शन दिया गया है जो कि गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ना कि सोवियत संघ से। इस वजह से कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका ये आपका सही आंसर है। 1 और 2 पहला सही है तो ये आपका सही आंसर बनता है। और जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये राज्य द्वारा नीतियों के निर्माण करने और उनके विधियों को अधिनियमित करते समय इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये विधायी और कार्यकारी तथा और प्रशासनिक मामलों राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश और अनुशंसाओं का एक काम करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।